सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम इस वीडियो में जो आपका बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, उसके कुछ प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये आपको मल्टीपल टाइम आए हैं और इनके आने के भी चांसेस हैं। 5 एंड 15 मार्क्स में ये आपको पूछे गए हैं। तो आ जाएगा, कैसे करना है वो इस वीडियो में हम देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जिन्होंने नहीं किया और जो वीडियोस देखते हैं वो भी कर लेना, एंड वीडियो को शेयर करके लाइक भी कर देना। आपका कोई फीडबैक है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। ऑल्दो हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो चैनल पे विजिट कर सकते हो आप, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जाके 5 और 15 मार्क्स के जो हमने क्वेश्चन ऑलरेडी किए हैं वो देख सकते हो। बैंकिंग की अलग प्लेलिस्ट बनी है, इंश्योरेंस की अलग प्लेलिस्ट बनी है। इस वीडियो में हम बैंकिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और ये पार्ट 1 होगा। अगर आपका जो रिस्पॉन्स है वो इस वीडियो में अच्छा आता है, आप वीडियो को लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, तो पार्ट 2 भी आएगा जिसमें अगेन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को हम करेंगे बैंकिंग से ही रिलेटेड। और उसके बाद इंश्योरेंस की वीडियोस भी आएंगी जिसमें क्या है, इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए हैं इंपॉर्टेंट, वो हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है कि व्हाट डू यू मीन बाय बैंकिंग सिस्टम, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। तो आपको बताना है बैंकिंग सिस्टम क्या होता है और आपको स्ट्रक्चर बताना है इंडियन बैंकिंग सिस्टम का। ठीक है, तो ये 15 मार्क्स में आपको बहुत बार आया हुआ है। आ जाएगा, कैसे करना है वो देखेंगे। और एक बार आप प्लेलिस्ट को भी चेक कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, एंड टेलीग्राम का लिंक भी होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो जो पीडीएफ्स होती हैं ये आपको अगर लेनी है तो आप मेरे को टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ्स पेड होंगी। तो व्हाट डू यू मीन बाय बैंकिंग सिस्टम, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं बैंकिंग सिस्टम क्या होता है, उसके बाद देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। तो अ बैंकिंग सिस्टम रेफर्स टू द फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट। तो क्या बोल रहे हैं कि बैंकिंग सिस्टम का मतलब है कि एक ऐसा फ्रेमवर्क है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट को, प्रोवाइड करता है आपको लोन, और ऑफर करता है अदर फाइनेंशियल सर्विसेज भी, सो दैट फैसिलिटेट हो जो भी मनी का फ्लो है हमारी इकोनॉमी में। तो कह रहे जो बैंकिंग सिस्टम होता है ना, इसका मतलब कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है या फिर जो बैंक है वो एक्सेप्ट करते हैं आपका डिपॉजिट और आपको लोन देते हैं और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज भी आपको देते हैं, सो दैट जो मनी का फ्लो है वो इजीली इकोनॉमी में हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रोल है वो अपना प्ले करते हैं हमारी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में। ये हमारे सेविंग्स को मोबिलाइज करते हैं, क्रेडिट को एक्सटेंड करते हैं, एंड इंश्योर करते हैं कि एफिशिएंट एलोकेशन हो हमारे रिसोर्सेज की। और अगर हम इंडियन बैंकिंग सिस्टम की बात करें तो एक इंडियन बैंकिंग सिस्टम क्या है, स्ट्रक्चर टू काटर द डाइवर्स फाइनेंशियल नीड्स ऑफ इंडिविजुअल। इंडियन बैंकिंग सिस्टम इस तरीके से बनाया गया है कि जो हमारी फाइनेंशियल नीड्स को, अलग अलग इंडिविजुअल की जो अलग अलग फाइनेंशियल नीड्स होती है उनको क्या कर सके, फुलफिल कर सके। जो बिजनेस की नीड होती है, इंडिविजुअल की नीड होती है, एंड ये ऑपरेट करता है रेगुलेटरी सुपरविजन के अंदर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको आगे समझना। होप आपको ये सिस्टम समझ आया हो कि बैंकिंग सिस्टम क्या होता है। एक इट रेफर्स टू अ फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये फ्रेमवर्क होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो कि एक्सेप्ट करते हैं आपका डिपॉजिट, आपको लोन देते हैं और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं, सो दैट मनी का फ्लो हमारी इकोनॉमी में ईजी हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले करते हैं हमारी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में। कैसे, ये सेविंग को मोबिलाइज करते हैं, ठीक है, और इंश्योर करते हैं कि आपके रिसोर्सेज का एलोकेशन हो प्रॉपर। और अगर हम इंडियन बैंकिंग सिस्टम की बात करें तो जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है इस स्ट्रक्चर टू कार्टर इस तरीके से बनाया गया है कि ये क्या है, जो भी डाइवर्स फाइनेंशियल नीड होती है हमारे इंडिविजुअल, बिजनेस, गवर्नमेंट की, उसको फुलफिल कर सके। एंड ऑपरेट होता है ये अंडर द रेगुलेटरी सुपरविजन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो इसके सुपरविजन है वो कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम, जो इनसे पूछा था इन्होंने हमें। तो बोल रहे हैं कि जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है, तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर पढ़े तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेंट्रल बैंक। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो अपेक्स इंस्टीट्यूशन है एंड रेगुलेटर है एंटायर बैंकिंग सिस्टम का। इंडिया की बात करें तो फंक्शन की बात करें तो भाई ये इशू करता है करेंसी पॉलिसीज को, बनाता है मॉनेटरी पॉलिसीज को, ये बनाता है, इंप्लीमेंट भी करता है, सुपरवाइज करता है ये, और रेगुलेट करता है कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स को। ये मैनेज भी करता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को, एंड ये एक्ट करता है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट का ये बैंकर है। ठीक है, एंड कमर्शियल बैंक का भी ये बैंकर है। नेक्स्ट है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, आर द बैकबोन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। ये बैकबोन है इंडियन बैंकिंग सिस्टम के। ये एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट और प्रोवाइड करते हैं आपको लोन, जनरल पब्लिक को, बिजनेस को और इंडस्ट्रीज को। टाइप्स की बात करें अगर कमर्शियल बैंक की, तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं जिनकी मेजॉरिटी ओनरशिप गवर्नमेंट के पास होती है। एग्जाम्पल देखें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करें तो ये किसके द्वारा ओन किए जाते हैं, प्राइवेट एंटिटीज और इंडिविजुअल के द्वारा।
एग्जाम्पल एचडीएफसी बैंक, ठीक है। फिर आते हैं फॉरेन बैंक्स, वो बैंक्स जिनका हेडक्वार्टर फॉरेन कंट्रीज में होता है बट वो ऑपरेट इंडिया में कर रहे हैं, एग्जाम्पल आप देख सकते हो। फिर है आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक्स, ये फोकस करते हैं रूरल एरियाज में, उन्हें प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज स्मॉल फार्मर्स एंड रूरल आर्टिसंस को, एग्जाम्पल आप देख सकते हो प्रथमा बैंक। कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करें तो ये ऑपरेट करते हैं कोऑपरेटिव बेसिस पे, प्राइमरली ये क्या है, सर्व करते हैं रूरल और सेमी अर्बन एरियाज को। अगर टाइप्स की बात करें तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं जो अर्बन एरियाज में होते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं जो स्टेट में होते हैं, एंड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक होते हैं जो सर्व करते हैं लोकल एरिया को, ये प्रोवाइड करते हैं क्रेडिट फैसिलिटी, ठीक है, उनको। फोर्थ अगर देखें तो डेवलपमेंट बैंक हो गए, ये प्रोवाइड करते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस इंडस्ट्री को, इंडस्ट्रियल सेक्टर को, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर को, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट में। एग्जांपल देखें तो आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड हो गया, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। स्पेशलाइज्ड बैंक की बात करें तो ये फोकस करते हैं स्पेसिफिक सेक्टर या फिर सर्विसेज में, एग्जांपल हो गया स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी, ये सपोर्ट करता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। या फिर नेशनल हाउसिंग बैंक देखें एनएचबी, जो प्रमोट करता है हाउसिंग फाइनेंस को, ठीक है। फिर देखते हैं पेमेंट बैंक भी होते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं स्मॉल सेविंग अकाउंट्स, पेमेंट एंड रेमिटेंसेस सर्विसेज। कैन नॉट इशू लोन, ये लोन को इशू नहीं करते हैं, क्रेडिट कार्ड को भी इशू नहीं करते हैं, एग्जांपल देख सकते हो आप। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी होती हैं एनबीएफसीज, ये प्रोवाइड करती है बैंकिंग लाइक सर्विसेज ही, लोन इन्वेस्टमेंट, बट ये एक्सेप्ट नहीं करती है डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट ये एक्सेप्ट नहीं करती। तो हमने क्या पढ़ा, आरबीआई जो रेगुलेट और सुपरवाइज करता है, फिर हमने कमर्शियल बैंक पढ़े, इसके अंदर पब्लिक प्राइवेट बैंक्स आ गए, फॉरेन बैंक्स आ गए, आरआरबीज आ गए। फिर हमने पढ़ा कोऑपरेटिव बैंक जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होते हैं। फिर हमने देखा डेवलपमेंट एंड स्पेशलाइज्ड बैंक होते हैं जो कि सेक्टर स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में फोकस करते हैं। फिर हमने देखा एनबीएफसीज एंड पेमेंट बैंक जो कि सप्लीमेंट्री फाइनेंशियल सर्विसेज आपको क्या है, प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम कंक्लूजन देखें तो क्या बोल रहे हैं कि जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है ये वेल स्ट्रक्चर्ड नेटवर्क के तौर पे जो सपोर्ट करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन को एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को और स्टेबिलिटी को विद द आरबीआई एट इट्स कोर। आरबीआई क्या मेन सेंटर में होता है, ये इंश्योर करता है कि इफेक्टिव फंक्शनिंग हो वेरियस टाइप्स ऑफ बैंक की और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, जो काटर कर सके डाइवर्स नीड जो होती है, ठीक है, इंडिविजुअल्स की, बिजनेस की। तो होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा जिसमें इन्होंने हमसे पूछा था कि बैंकिंग सिस्टम क्या होता है, बैंकिंग सिस्टम क्या होता है। और फिर हमने यहाँ पे इंडियन बैंकिंग सिस्टम देखा, फिर हमने स्ट्रक्चर देखा, तो हमने सेंट्रल बैंक देखा, कमर्शियल बैंक देखा, उनके अंदर फर्दर जो है वो देखा, फिर कोऑपरेटिव बैंक, डेवलपमेंट बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक, पेमेंट बैंक, फिर एनबीएफसीज देखे और लास्ट में ऐसे समरी करके कंक्लूजन देख लिया। तो होप आपको ये वाला क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा। ये जो वीडियो है रिवीजन पर्पस के लिए, अगर आपको डिटेल में करना है तो आप जो वीडियोज ऑलरेडी बनी हैं वो देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिस्कस द वेरियस क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ बैंक्स। तो आपको ये क्वेश्चन भी आया कि क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ बैंक बताओ। तो कह रहे बैंक्स क्या होते हैं। बैंक्स आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंक्स क्या होते हैं, हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो परफॉर्म करते हैं वेरियस रोल हमारी इकॉनमी में। ये एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट, प्रोवाइड करते हैं लोन और ऑफर करते हैं बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विसेज को आपको। बैंक्स की अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो हम फंक्शन के बेसिस पे देख सकते हैं, ओनरशिप के बेसिस पे देख सकते हैं और ऑपरेशंस के बेसिस पे देख सकते हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे। तो कमर्शियल बैंक आता है। कमर्शियल बैंक के अंदर हम पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक देखेंगे, फॉरेन बैंक्स देखेंगे। तो देखो पब्लिक सेक्टर बैंक कौन हो गए, जो वो बैंक जो क्या है ओन किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या होते हैं, जिन्हें ओन किया जाता है प्राइवेट एंटिटीज़ के द्वारा। एंड फॉरेन बैंक्स क्या होते हैं, जिनका हेडक्वार्टर तो अब्रॉड में होता है बट वो ऑपरेट इंडिया में हो रही हैं, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो ये ओन्ड एंड ऑपरेट होता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के द्वारा, जो कि प्रमोट करते हैं कोऑपरेटिव प्रिंसिपल को। इसके अंदर लाइक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आते हैं और रूरल कोऑपरेटिव बैंक आते हैं। फिर आते हैं स्पेशलाइज्ड बैंक। ये स्टैब्लिश किए जाते हैं स्पेसिफिक सेक्टर या एक्टिविटीज़ की जो नीड होती हैं, जो स्पेसिफिक सेक्टर्स होती हैं उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। एग्जाम्पल देख सकते हो, इसके अंदर आता है सिडबी आ गया, एनएचबी आ गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक आ गया, ठीक है। अब जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है ये हेल्प करता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ट्रेड में। और स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है जो सपोर्ट करता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। एंड नेशनल हाउसिंग बैंक है जो प्रमोट करता है हाउसिंग फाइनेंस को। फिर है डेवलपमेंट बैंक, ये प्रोवाइड करते हैं आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ठीक है, इंडस्ट्रियल या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। एग्जाम्पल देख सकते हो, इट बी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक देखे तो ये अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो रेगुलेट करता है पूरे बैंकिंग सिस्टम को, ठीक है। और इंडिया में बात करें तो हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कंट्रोल करता है मॉनेटरी पॉलिसी एंड ओवरसी करता है सारे बैंक्स को।
अब क्लासिफिकेशन देखिए अगर ओनरशिप के बेसिस पे, तो पब्लिक सेक्टर बैंक आ सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक आ सकते हैं, फॉरेन बैंक आ सकते हैं, आरआरबीज आ सकते हैं। तो फिर पब्लिक सेक्टर बैंक की बात अभी हमने देखा, मेजॉरिटी ओनरशिप गवर्नमेंट के पास होती है। प्राइवेट सेक्टर क्या होते हैं, जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा ओन किए जाते हैं। एंड फॉरेन बैंक्स क्या होते हैं, जो ऑपरेट करते हैं मल्टीपल कंट्रीज में, बट उनका हेडक्वार्टर क्या होता है, फॉरेन कंट्री में होता है। आरआरबीज क्या होते हैं, वो इस्टेब्लिश किए जाते हैं रूरल एरियाज में, ठीक है। और वहाँ की जो ये कह सकते हो एग्जांपल देख रहे हो, प्रथमा बैंक, ठीक है। क्लासिफिकेशन देखिए अगर ऑपरेशंस के बेसिस पे, तो रिटेल बैंक्स होते हैं जो फोकस करते हैं इंडिविजुअल और स्मॉल बिजनेसेस में। ये ऑफर करते हैं आपको सेविंग अकाउंट, पर्सनल लोन एंड क्रेडिट कार्ड्स की सर्विसेज। होलसेल बैंक होते हैं, सर्व करते हैं लार्ज कॉर्पोरेशन एंड इंस्टीट्यूशंस को, जो प्रोवाइड करते हैं बल्क में लोन, ठीक है, और फंडिंग करते हैं लार्ज स्केल प्रोजेक्ट को। फिर है इन्वेस्टमेंट बैंक, जो स्पेशलाइज होते हैं अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज में, ठीक है, मर्जर एक्विजिशन, वेल्थ मैनेजमेंट में ये क्या है, आपको सर्विस देते हैं। यूनिवर्सल बैंक, तो यूनिवर्सल बैंक क्या होते हैं, ये ऑफर करते हैं आपको कॉम्बिनेशन ऑफ कमर्शियल बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड अदर सर्विसेज इकट्ठे दे देते हैं। अदर टाइप्स ऑफ बैंक की बात करें तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसीज होती हैं, जो ये परफॉर्म करती है बैंकिंग फंक्शन ही, जैसे लैंडिंग, ठीक है, बट ये क्या एक्सेप्ट नहीं करती आपसे डिपॉजिट। और पेमेंट बैंक्स की बात करें तो ये फोकस करता है स्मॉल सेविंग, पेमेंट एंड रेमिटेंसेस में। स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो ये टारगेट करता है कि स्मॉल बिजनेसेस या फिर मतलब ऐसे एरिया में मतलब ऐसी जिनको स्मॉल फाइनेंस चाहिए। डिजिटल बैंक हो गया, जो ऑपरेट करते हैं एंटायरली ऑनलाइन, ठीक है, कोई फिजिकल ब्रांच नहीं होती है उनकी, डिजिटली क्या कर रहे हैं, वो ऑपरेट कर रहे हैं। तो कंक्लूजन देख लें हम, तो कह रहे हैं कि जो क्लासिफिकेशन है, टाइप है बैंक की, वो डिज़ाइन की जाती है इस तरीके से कि वो मीट करे जो भी डाइवर्स नीड है हमारी इकॉनमी में। इंडिविजुअल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट भी हो सकती है वो, और चाहे लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल या इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग हो, हर किसी के लिए क्या है, अलग अलग टाइप की इस तरीके से क्लासिफिकेशन की है। वैरायटी बहुत सारी है, तो ये हेल्प करते हैं अचीव करने में इकोनॉमिक ग्रोथ को, फाइनेंशियल इंक्लूजन को एंड स्टेबिलिटी को। तो होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपको, व्हाट डू यू मीन बाय मॉनेटरी पॉलिसी, व्हाट आर इट्स फंक्शन। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, इसके क्या फंक्शन होते हैं, ये आपसे पूछा गया था। तो देखते हैं अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना है। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब, मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू द मेजर्स अडॉप्टेड बाय सेंट्रल बैंक। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है एक ऐसा मेजर है जिसे अडॉप्ट किया जाता है कंट्री के सेंट्रल बैंक के द्वारा। अगर हम इंडिया में बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कंट्रोल करने के लिए सप्लाई मनी की, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट एंड इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी। तो अगर आपको कंट्रोल करना है सप्लाई ऑफ मनी, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट या इंटरेस्ट रेट हमारी इकोनॉमी में, तो कुछ ऐसे मेजर्स को अडॉप्ट किया जाता है हमारे सेंट्रल बैंक के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, उसे हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमें मेंटेन करके रखनी है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कंट्रोल करनी है इन्फ्लेशन एंड फोस्टर करनी है ग्रोथ, ठीक है। तो फंक्शंस देखिए अगर मॉनेटरी पॉलिसी के, तो सबसे पहला तो यही है कि कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। कह रहे हैं हमें कंट्रोल करना होता है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को। तो जो सेंट्रल बैंक होता है ना, वो यूज़ करता है टूल्स, जैसे रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, कैश रिजर्व रेशो हो गया, मैनेज करने के लिए इन्फ्लेशन को, मतलब जब प्राइस में राइज आ जाता है, एंड डिफ्लेशन को जब प्राइस फॉल हो जाते हैं, ठीक है। लाइक इंक्रीज जब हम करेंगे इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लेशन के टाइम पे, तो इससे डिस्करेज होता है बोरिंग एंड रिड्यूस होती है मनी सप्लाई। फिर कह रहे हैं रेगुलेटिंग क्रेडिट, ये इंश्योर करता है कि जो एडिक्वेट क्रेडिट है वो अवेलेबल हो प्रोडक्टिव सेक्टर्स के लिए, ठीक है, और डिस्करेज करें हम अनप्रोडक्टिव सेक्टर में। प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, कह रहे हैं ये इंकरेज करते हैं इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन, मेंटेन करके फेवरेबल लिक्विडिटी एंड क्रेडिट कंडीशंस को। स्टेबलाइजिंग करेंसी वैल्यू, इंश्योर करती है कि स्टेबिलिटी हो डोमेस्टिक करेंसी में इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ठीक है, मार्केट में कैसे रेगुलेट करके मनी सप्लाई और डिमांड को। फिर है कंट्रोलिंग अनएम्प्लॉयमेंट, इंप्लीमेंट करते हैं हम इसमें एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसीज को क्रिएट करने के लिए जॉब, किस पीरियड में, पीरियड ऑफ हाई अनएम्प्लॉयमेंट। मेंटेन बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो इसमें क्या है, हम ये इंश्योर करती है मॉनेटरी पॉलिसी की कंट्री का जो फॉरेन ट्रेड पोजीशन है वो स्टेबल रहे, कैसे मैनेज करके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को। फिर है इंश्योरिंग लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, बैलेंस द लिक्विडिटी इन द फाइनेंशियल सिस्टम्स टू अवॉइड शॉर्टेज और एक्सेस ऑफ मनी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, बैलेंस करती है लिक्विडिटी को फाइनेंशियल सिस्टम में, सो दैट अवॉइड हो जो भी शॉर्टेज या फिर एक्सेस ऑफ मनी आ जाता है। आप यहाँ पे जो एग्जांपल्स है ये भी देख सकते हो। फिर है इनकरेजिंग सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, इंकरेज करती है सेविंग को एंड इन्वेस्टमेंट को। ये सेट करती है इंटरेस्ट रेट ऐसा कि इंकरेज हो इंडिविजुअल वो सेव करने में, सेव करे, एंड बिजनेस क्या है, इन्वेस्ट करे, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने ये देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी के क्या फंक्शन होते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है, कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को, रेगुलेट करती है क्रेडिट को, प्रमोट करती है इकोनॉमिक ग्रोथ को, स्टेबलाइज करती है करेंसी की वैल्यू को, कंट्रोल करती है अनएम्प्लॉयमेंट को, मेंटेन करती है बैलेंस ऑफ पेमेंट को, इंश्योर करती है कि लिक्विडिटी हमारी क्या है इकोनॉमी में रहे, एंड इंकरेज करती है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को। तो अब हम इसका कंक्लूजन देख लेते हैं
तो मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली प्ले कर रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अचीव करने में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को एंड फोस्टर करती है सस्टेनेबल ग्रोथ को। जब हम यूज़ करते हैं वेरियस टूल्स और टेक्निक्स को तो ये हेल्प करती है रेगुलेट करने में मनी सप्लाई, कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन को एंड सपोर्ट करती है डेवलपमेंटल गोल्स हैं जो। ठीक है, तो ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन, होप आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं, हमारा क्वेश्चन होने वाला है व्हाट इज कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपको ना कुछ टाइप्स ऑफ बैंक में क्या पर्टिकुलरली पूछा जाता है 5 मार्क्स में, तो आ जाएगा कैसे करना है वो इस वीडियो में हम देखेंगे। इससे पहले हमने जो किया था उसमें हमने सारे टाइप्स ऑफ बैंक्स को डिस्कस किया था कि अगर एक जगह पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि टाइप्स ऑफ बैंक्स बताओ, तो वहाँ पे हमने उस बेसिस पे किया था। ठीक है, वहाँ पे हमने कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक के बारे में पढ़ा था पर थोड़ा पढ़ा था, यहाँ पे हम डिटेल में कवर अप करेंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, अ कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड सर्विसेज ऑन बिहाफ ऑफ अनदर बैंक। तो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक क्या होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, दैट मीन्स ये फाइनेंस से डील करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं आपको सर्विसेज, पर किसके बिहाफ पे, किसी दूसरे बैंक के बिहाफ पे, यूजुअली जो कि एक डिफरेंट कंट्री में होता है। तो फॉर एग्जाम्पल एक बैंक है जो दूसरी कंट्री में है, तो अब वो आपको डायरेक्टली यहाँ पे सर्विसेज नहीं देगा, तो वो ना मतलब उसके बिहाफ पे एक दूसरा बैंक होगा वो आपको सर्विस देगा, तो उसे हम कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक बोलेंगे। आगे देखते हैं, दिस अरेंजमेंट हेल्प, ये जो अरेंजमेंट की गई है ना ये हेल्प करती है बैंक की कि वो ऑफर कर सकते हैं अपने कस्टमर को, मतलब अपने कस्टमर तक वो एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं विदाउट हैविंग फिजिकल प्रेजेंस इन एवरी लोकेशन। तो ज़रूरी नहीं है ना कि कोई जो बैंक है वो हर जगह हो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है कि उस मतलब वो हर जगह हो, तो अब वहाँ नहीं है तो मतलब वहाँ तो वो सर्विस दे नहीं पाएगा, तो क्या करते हैं कि वहाँ जो बैंक होता है ना उस वो क्या है उस वाले बैंक के बिहाफ पे क्या आपको सर्विसेज दे देता है। तो यहाँ पे जो फिजिकल प्रेजेंस वाला है ना उसकी ज़रूरत ही नहीं है, आपको क्या है जो वहाँ पे बैंक होगा वो दे देगा सर्विसेज उस बैंक के बिहाफ पे जिस बैंक से आपको चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं मीनिंग। तो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक एक ऐसा बैंक होता है जो एक्ट करता है एज अ इंटरमीडिएटरी या फिर एक एजेंट के तौर पे एक अनदर बैंक के। ये फैसिलिटेट करता है वेरियस ट्रांजैक्शंस में, इंक्लूडिंग लाइक ट्रांसफर करनी है, मनी हैंडल करना है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को प्रोवाइड करना है, अगर एसेंशियल बैंकिंग सर्विसेज को किस बैंक के बिहाफ पे, अनदर बैंक के बिहाफ पे। ठीक है, अच्छा वाई डू बैंक यूज़ कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक, ये कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक को क्यों यूज़ करते हैं बैंक्स, तो कह रहे हैं सबसे पहले तो इससे ना इंटरनेशनल रीच हो जाती है। नॉट ऑल बैंक हैव ब्रांचेज इन एवरी कंट्री, ज़रूरी नहीं है हर एक बैंक की ब्रांचेज हो हर एक कंट्री में, तो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक हेल्प करते हैं उनकी कि वो एक्सटैंड कर सकते हैं अपनी उनकी सर्विसेज को ग्लोबली। फिर सेकंड है कॉस्ट इफेक्टिव, इंस्टेड ऑफ ओपनिंग अ न्यू ब्रांच, देखो अब नई ब्रांच खोलने से अच्छा है डिफरेंट कंट्री में आप क्या करो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक की सर्विस ले लो। ठीक है, वो आपके बिहाफ पे एक्ट करेंगे। ओके, फिर आता है लोकल एक्सपर्टाइज, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक के पास बहुत नॉलेज होती है लोकल रेगुलेशंस की कि क्या है लोकल रेगुलेशंस, मार्केट बिजनेस प्रैक्टिसेस कैसे होती है, कैसे ट्रांजैक्शंस को स्मूदर करा जा सकता है, मोर एफिशिएंट कराया जा सकता है। तो इससे क्या होता है कि हम कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक की हेल्प लेते हैं सो दैट उनको तो सारी नॉलेज है वहाँ के एरिया की, सबकी लॉ और रेगुलेशंस की, तो क्या है इससे हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो और अच्छे तरीके से हो जाती है और एफिशिएंट तरीके से हो जाती है। फिर बोला है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक, तो जो कौन सी ऐसी सर्विसेज है जो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक क्या है प्रोवाइड करते हैं, तो सबसे पहले ये फंड ट्रांसफर की फैसिलिटी देते हैं, ये हेल्प करते हैं कि आप ट्रांसफर कर सकते हो मनी को बिटवीन बैंक्स डिफरेंट कंट्री के। दिस इज क्रूशियल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इंटरनेशनल ट्रेड और पर्सनल रेमिटेंसेज में। सेकंड है ट्रेड फाइनेंस, ये फैसिलिटेट करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में, कैसे ये प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज लाइक लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया जो इंश्योर करता है कि जो एक्सपोर्टर है गेट पेड एंड इम्पोर्टर रिसीव, की जो एक्सपोर्टर है पे हो गया और इंपोर्टर है जो रिसीव कर दिया उसने अपने गुड्स को, मतलब एक्सपोर्टर को पैसे मिल गए और इंपोर्टर ने अपने गुड्स को रिसीव कर लिया। ठीक है, फिर आता है करेंसी एक्सचेंज, दे असिस्ट इन कन्वर्टिंग वन करेंसी टू अनदर, एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या है ये हेल्प करते हैं। ठीक है, जो कि एसेंशियल होती है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए। फिर है चेक क्लियरिंग, ये हेल्प करते हैं प्रोसेसिंग में चेक के, ठीक है, जो रिटर्न किए जाते हैं डिफरेंट कंट्री में, इंश्योर करते हैं कि जो फंड है वो करेक्टली ट्रांसफर्ड हो बिटवीन अकाउंट्स। फिर आता है एडवांटेजेस, अगर हम देखें तो एडवांटेजेस में सबसे पहले कह रहे हैं भाई ग्लोबल कनेक्टिविटी होती है, इससे अनेबल करता है बैंक्स को कि वो ऑफर कर सकते हैं इंटरनेशनल सर्विसेज विदाउट फिजिकल प्रेजेंस एवरीवेयर, हर जगह उनकी ब्रांचेस ना भी हो फिर भी वो वहाँ पे अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, हेल्प ले लेंगे वो किसकी कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक की जो उनके बिहाफ पे क्या है काम करेगा। फिर आता है एफिशिएंसी, स्पीडअप करता है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को जो प्रोवाइड करता है एक्सेस लोकल बैंकिंग सिस्टम में, कॉस्ट सेविंग होता है इससे, रिड्यूस द नीड ऑफ बैंक्स टू इन्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन फॉरेन कंट्री, इससे ये है कि लाइक एक पूरा प्रॉपर आपको ब्रांच नहीं खोलनी पड़ रही है बैंक की। ठीक है, और वहाँ पे आपको क्या है आप कस्टमर्स को सर्विसेज भी दे पा रहे हो और वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको पूरी ब्रांच खोलनी पड़ जा रही है, इतना कॉस्ट भी नहीं लग रही है आपकी। ठीक है, तो डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं इसके, तो क्या बोल रहे हैं एडिशनल फीस, कह रहे जो द सर्विसेज कम विद एक्स्ट्रा कॉस्ट, इस सर्विसेज में एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है जो क्या कहीं ना कहीं पास की जाती है कस्टमर के ऊपर ही। ठीक है, फिर है कॉम्प्लेक्सिटी, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस क्या हो सकती हैं कि कैन बी कॉम्प्लेक्स एंड मे रिक्वायर मल्टीपल कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक, जिससे क्या कहीं ना कहीं डिले होते हैं। फिर है रेगुलेटरी चैलेंजेस, डिफरेंट कंट्री के क्या है डिफरेंट कंट्री में क्या है रेगुलेशंस क्या अलग अलग होती है जो क्या है कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन को कॉम्प्लिकेट करती हैं।
तो यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जांपल बताया कि इमेजिन यू वांट टू सेंड मनी फ्रॉम योर बैंक इन इंडिया टू अ फ्रेंड इन द यूएसए। आपका एक बैंक है इंडिया में, आपने उससे क्या है यूएसए में क्या है अपने फ्रेंड को क्या भेजनी है, मनी भेजनी है। ओके, योर बैंक डज नॉट हैव अ ब्रांच इन द यूएसए। अब आपका जो बैंक है ना उसकी ब्रांच यूएसए में नहीं है, ठीक है। सो इट यूजेज अ कॉरस्पॉन्डेंट बैंक देयर। तो अब क्या है यहाँ पे कॉरस्पॉन्डेंट बैंक क्या है, उसका रोल आएगा। योर बैंक ट्रांसफर द मनी। आपका जो बैंक है वो ट्रांसफर करेगा उस मनी को जो आपने भेजनी थी, उस मनी को वो कॉरस्पॉन्डेंट बैंक के अकाउंट में क्या है भेज देगा। एंड जो कॉरस्पॉन्डेंट बैंक है वो क्या है देन डिपॉजिट करेगा जो मनी थी, ठीक है। और वो क्या करेगा फिर आपके फ्रेंड के बैंक अकाउंट जो यूएसए में है, जिस भी ब्रांच का है, ठीक है, उसको क्या है भेज देगा। तो ये प्रोसेस है, इसने क्या है एक बहुत ईजी कर दिया कि आप क्या है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम कंक्लूजन देख लेते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि जो कॉरस्पॉन्डेंट बैंक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम में। ये एक्ट करते हैं एक इंटरमीडिएटरी की जैसे, जो फैसिलिटेट करते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में। ये अनेबल करते हैं बैंकों की वो प्रोवाइड कर सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज वर्ल्ड वाइड विदाउट हैविंग अ एस्टैब्लिश्ड फिजिकल प्रेजेंस in every country, making banking more accessible and efficient for customers engaged in the international activity। जो कस्टमर्स हैं वो इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ करते हैं तो उनके लिए क्या है ये बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। ये जो सर्विसेज हैं ये बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो होप आपको कॉरस्पॉन्डेंट बैंक क्या होता है ये सारा का सारा व्हाट इज़ यूनिवर्सल बैंकिंग, ये आपको 5 मार्क्स में आती है और 15 मार्क्स में आती है, ठीक है। तो आ जाए कैसे करना है वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। कह रहे यूनिवर्सल बैंकिंग रेफर्स टू द फाइनेंशियल सिस्टम वेयर अ सिंगल बैंक प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। यूनिवर्सल बैंकिंग जो है इसका क्या मतलब है, ये एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम है जहाँ पे एक सिंगल बैंक प्रोवाइड करता है बहुत सारी सर्विसेज, ठीक है। वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के आपको प्रोवाइड करेगा, इंक्लूडिंग बोथ कमर्शियल एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, दोनों सर्विसेज के आपको प्रोवाइड करता है। इंस्टेड ऑफ स्पेशलाइजेशन इन जस्ट वन एरिया। अब ये नहीं है कि ये सिर्फ एक एरिया, जैसे मान लो ये स्पेशलाइज है सिर्फ एक ही एरिया में और वही सर्विसेज प्रोवाइड करता है, नहीं, ये बहुत सारी वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज आपको फाइनेंशियल सर्विसेज आपको क्या करेगा प्रोवाइड करेगा। यूनिवर्सल बैंक ऑफर करते हैं अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ बैंकिंग एक्टिविटीज़ अंडर अ वन रूफ। मतलब कि जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, जितनी भी सर्विसेज दे सकते हैं ना, ये देते हैं। तो एक ही बैंक इतनी सारी सर्विसेज देता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं यूनिवर्सल बैंकिंग। आगे देख लेते हैं मीनिंग। तो कह रहे यूनिवर्सल बैंकिंग इज अ टाइप ऑफ बैंकिंग सिस्टम वेयर जो वन इंस्टीट्यूशन ऑफर करता है वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ये जो सर्विसेज होती है इसमें रिटेल बैंकिंग आ जाती है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आ जाती है, इंश्योरेंस आ गया, एसेट मैनेजमेंट हो गया एंड मोर, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। ये जो मॉडल है ये अलाउ करता है कस्टमर को कि वो एक्सेस कर सकते हैं मल्टीपल सर्विसेज को सिर्फ सिंगल बैंक से, एक ही बैंक से, ठीक है। फिर फीचर्स देखिए इसके, तो वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं भाई ये, लाइक रिटेल बैंकिंग हो गई। रिटेल बैंकिंग क्या होते हैं, सर्विसेज फॉर इंडिविजुअल कस्टमर, उनको देते हैं ये सर्विसेज, ठीक है, जैसे कि सेविंग अकाउंट की फैसिलिटी, लोन, क्रेडिट कार्ड्स एंड मॉर्गेजेस। फिर एक कॉर्पोरेट बैंकिंग भी होती है, जैसे सर्विसेज होती देते हैं ये बिजनेस को, जैसे कि लोन हो गया, क्रेडिट फैसिलिटी हो गया। फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज भी देते हैं, लाइक अंडर राइटिंग, मर्जर एक्विजिशन, ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज़। एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज भी देते हैं, लाइक मैनेज करते हैं इन्वेस्टमेंट फॉर क्लाइंट्स के लिए, इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड हो गए, पेंशन फंड हो गए। फिर आगे इंश्योरेंस सर्विसेज, ये ऑफर करते हैं वेरियस इंश्योरेंस प्रोडक्ट लाइक हेल्थ हो गया एंड प्रॉपर्टी इंश्योरेंस हो गया, ठीक है। तो देखो कितनी सारी सर्विसेज क्या कर रहे हैं, ये वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज क्या कर रहे हैं प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर आगे देखते हैं सिंगल इंस्टीट्यूशन। कह रहे हैं कि ये जितनी भी सर्विसेज दे रहे हैं एक ही बैंक देता है, ठीक है, एक ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है वो देता है, जिससे कन्वीनियंट हो जाता है कस्टमर के लिए कि वो एक्सेस कर सकता है बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट को एक ही प्लेस से। फिर है हमारा सेकंड नेक्स्ट इंटीग्रेटेड सर्विसेज। यूनिवर्सल बैंकिंग इंटीग्रेट देयर सर्विसेज टू ऑफर कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सॉल्यूशंस। ये क्या आपको टेलर्ड सॉल्यूशंस देता है, कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशंस देता है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं इसके एडवांटेजेस। तो सबसे पहले बोल रहे हैं कन्वीनियंस, ठीक है, कस्टमर कैन मैनेज ऑल देयर फाइनेंशियल नीड्स। कस्टमर मैनेज कर सकता है सारी की सारी फाइनेंशियल नीड्स को सिर्फ एक ही बैंक से, ठीक है। उससे क्या है उसका टाइम बचेगा, एफर्ट्स बचेंगे। नेक्स्ट है कॉस्ट एफिशिएंसी। बैंक कैन रिड्यूस कॉस्ट। अब बैंक क्या है रिड्यूस कर सकता है कॉस्ट को थ्रू इकोनॉमिक ऑफ स्केल, ठीक है, एक ही बारी में इतनी सारी सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, मल्टीपल सर्विसेज देता है। नेक्स्ट है बेटर कस्टमर रिलेशनशिप। बैंक बिल्ड करते हैं स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप अपने कस्टमर के साथ, कैसे प्रोवाइड करते हैं फुल रेंज ऑफ सर्विसेज, ठीक है, जिससे क्या है ग्रेटर कस्टमर लॉयल्टी होती है। फिर आता है डाइवर्सिफिकेशन। ये ऑफर करते हैं वेरियस सर्विसेज, ठीक है। बैंक कैन डाइवर्सिफाई देयर इनकम सोर्सेज। इनके जो इनकम सोर्सेज होते हैं वो भी क्या होते हैं अलग अलग होते हैं, जिससे क्या है जो रिस्क होता है वो भी क्या होता है रिड्यूस होता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। तो क्या कह रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी। कह रहे हैं मैनेज करना वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज, ठीक है, ये कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जिसमें रिक्वायर होता है कि सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज आपके पास होने चाहिए, आपके पास एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट आ गया हमारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कह रहे देयर इज अ रिस्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन द सेम इंस्टीट्यूशन ऑफर बोथ कमर्शियल एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज। कभी कभी क्या होता है ना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज हो जाता है, क्यों? क्योंकि सेम बैंक कमर्शियल सर्विसेज भी दे रहा है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज भी दे रहा है, ठीक है। फिर आ गया रेगुलेटरी चैलेंजेस। यूनिवर्सल बैंक फेस करते हैं बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस, ठीक है। उनको क्या है, सारे के सारे रूल्स रेगुलेशंस क्या है फॉलो करने पड़ते हैं। फिर होता है रिस्क एक्सपोजर। कह रहे द बैंक्स एक्सपोजर टू डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क इंक्रीजेज। अब वो क्या अलग अलग फील्ड में सब कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रिस्क भी इससे क्या है इंक्रीज होता है, जो कहीं ना कहीं इंपैक्ट कर सकता है स्टेबिलिटी इन टाइम्स ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या है, जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस में जो स्टेबिलिटी होती है वो कहीं ना कहीं हार्म हो सकती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसका कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में क्या बोल रहे हैं कि जो यूनिवर्सल बैंकिंग है ना, ये कॉम्प्रिहेंसिव बैंकिंग मॉडल है, जहाँ पे एक सिंगल इंस्टीट्यूशन, एक सिंगल बैंक आपको प्रोवाइड करता है वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज को। ये जो सिस्टम है ये ऑफर करता है कि कन्वीनियंस हो, कॉस्ट एफिशिएंसी हो, बेटर कस्टमर रिलेशनशिप हो, बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है इसमें, ठीक है। आपको सारे के सारे रेगुलेटरी चैलेंजेस को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, और पोटेंशियल रिस्क भी होता है इसमें। पर जो यूनिवर्सल बैंकिंग है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में। क्यों? क्योंकि ये आपको ऑफर करती है इंटीग्रेटेड और डाइवर्स फाइनेंशियल सॉल्यूशन, सो दैट कस्टमर की जो नीड है वो क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए, मीट हो जाए, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने की यूनिवर्सल बैंकिंग क्या होती है, हमने इसका मीनिंग देखा, यहाँ पे हमने इसका मीनिंग देखा, यहाँ पे भी मीनिंग देखा। उसके बाद हमने क्या इसके फीचर्स पढ़े, यहाँ पे हमने इनके फीचर्स पढ़े, एंड देन हमने क्या है एडवांटेजेस। आप डायग्राम बना के एडवांटेजेस एक्सप्लेन कर दोगे। और इस रिटेल बैंकिंग क्या बोल रहे हैं, रिटेल बैंकिंग ऑल्सो नोन एज कंज्यूमर बैंकिंग और पर्सनल बैंकिंग। तो रिटेल बैंकिंग को हम कंज्यूमर बैंकिंग भी बोलते हैं और पर्सनल बैंकिंग भी बोलते हैं। इसका मतलब इट रेफर्स टू द बैंकिंग सर्विस दैट अ बैंक प्रोवाइड टू अ इंडिविजुअल कस्टमर। इसका मतलब वो सर्विस, वो बैंक जो प्रोवाइड करता है सर्विसेज इंडिविजुअल कस्टमर को रैदर देन बिजनेस। तो ये किसको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ इंडिविजुअल कस्टमर्स को, ना कि बिजनेस को। ये जो सर्विसेज होती हैं इनका ये वो होता है मोटिव कि इनको हेल्प करना है इंडिविजुअल को, ठीक है, कि जो भी उनका पर्सनल फाइनेंस है उनको मैनेज करना है इन बैंक को, ठीक है। आगे देख लेते हैं मीनिंग। तो रिटेल बैंकिंग एक टाइप ऑफ बैंकिंग सर्विस है जो डील करती है डायरेक्टली इंडिविजुअल कस्टमर के साथ, प्रोवाइड करती है उन्हें वेरियस फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज जो कि इस तरीके से डिज़ाइन होते हैं कि उनकी जो पर्सनल नीड है वो क्या है उनको मीट कर सके, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम की सर्विसेज प्रोवाइडेड इन रिटेल बैंकिंग। कौन कौन से सर्विसेज होती है जो क्या है प्रोवाइड की जाती है रिटेल बैंकिंग में। तो सबसे पहला है सेविंग अकाउंट, अकाउंट्स वेयर कस्टमर कैन डिपॉजिट। ये एक ऐसा अकाउंट है जहाँ पे कस्टमर डिपॉजिट कर सकता है जो भी उसने मनी अर्न किया है, वो उस पर इंटरेस्ट भी अर्न कर सकता है एंड उसे विड्रॉ भी कर सकता है जब भी उसको ज़रूरत है। ये जो अकाउंट होते हैं सेफ आर द सेफ प्लेसेस। ये क्या होता है, सेफ प्लेसेस में होते हैं, यहाँ पे इनकी जो मनी होती है वो सेफ रहती है और ये अर्न करते हैं इंटरेस्ट इसमें, ठीक है। फिर है चेकिंग अकाउंट्स, अकाउंट यूज फॉर एवरीडे ट्रांजेक्शंस। अकाउंट को यूज़ किया जाता है एवरीडे ट्रांजेक्शंस के लिए, लाइक अगर आपको बिल पे करना है, शॉपिंग करनी है, विड्रॉ करना है कैश को, तो ये जो अकाउंट है टिपिकली ऑफर करते हैं आपको फीचर्स डेबिट कार्ड, चेक राइटिंग एंड ऑनलाइन बैंकिंग को। फिर आता है आपका लोन्स, पर्सनल लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन जो क्या है यूज़ किए जाते हैं वेरियस पर्सनल नीड्स के लिए, जैसे होम इम्प्रूवमेंट और इमरजेंसी, तो ये सारे लोन्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। होम लोन्स, मॉर्गेजेस, लोन टू बाय अ हाउस, ऐसा लोन जो क्या है हाउस को बाय करने के लिए आप लेते हो, वो वाले लोन ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जहाँ पे प्रॉपर्टी, लाइक आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है या घर लेना है तो आपको लोन चाहिए तो ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फिर है ऑटो लोन, लोन टू परचेज अ व्हीकल, वो भी प्रोवाइड करते हैं। स्टूडेंट लोन हो गया कि अगर आपको लोन चाहिए फाइनेंस करने के लिए एजुकेशन, तो वो भी क्या है ये प्रोवाइड करते हैं। क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अलाउ करता है कस्टमर को कि वो बोरो कर सकता है मनी एक सर्टेन लिमिट तक अगर उसको कुछ परचेज करना है, विद द एक्सपेक्टेशंस टू रीपे। और ये भी है कि हाँ उसको एक टाइम के अंदर विद इन टाइम लिमिट उसे क्या कर देना है, रीपे कर देना है, ठीक है। और इसमें क्या है यूजुअली इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, तो ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। फिर है सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, सेविंग प्रोडक्ट जो ऑफर करते हैं हाई इंटरेस्ट रेट इन एक्सचेंज फॉर कीपिंग द मनी डिपॉजिटेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। लाइक अगर फिक्स पीरियड के लिए आप क्या है डिपॉजिट कर रहे हो तो यहाँ पे कर सकते हो, ये वो फैसिलिटी भी देते हैं कि आप एफडी करा सकते हो। फिर है इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, सर्विसेज जो हेल्प करती है इंडिविजुअल की कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी मनी को, ठीक है, स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड्स में और अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में, तो ये सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। फिर आ गया इंश्योरेंस प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट जो प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल प्रोटेक्शन किसी के मतलब अगेंस्ट रिस्क, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। फिर आ गया ऑनलाइन एंड मोबाइल बैंकिंग, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म अलाउ करते हैं कस्टमर को कि वो मैनेज कर सकते हैं अपने अकाउंट्स को, ट्रांसफर मनी को, बिल पे कर सकते हैं, ठीक है, एंड परफॉर्म कर सकते हैं अदर बैंकिंग एक्टिविटीज़ को ऑनलाइन थ्रू मोबाइल ऐप्स। तो ये सर्विसेज भी क्या है प्रोवाइड की जाती हैं। एडवांटेजेस की बात कर ले अगर हम रिटेल बैंकिंग की, तो क्या बोल रहे हैं, कन्वीनियंस, कह रहे हैं ये प्रोवाइड करते हैं ईजी एक्सेस वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज जो आपको चाहिए फाइनेंशियल सर्विसेज, जिससे हेल्प होती है एक इंडिविजुअल की कि वो मैनेज कर सकते हैं अपनी डेली फाइनेंशियल नीड को।
नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ऑफर करते हैं सिक्योर प्लेसेस कि आप अपनी मनी को क्या रख सकते हो, आप इंटरेस्ट भी अर्न कर सकते हो उसमें, ठीक है। फिर है क्रेडिट अवेलेबिलिटी, ये क्या है, आपको क्रेडिट भी देते हैं, लोन देते हैं, ठीक है, क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी देते हैं, ठीक है। फिर है पर्सनलाइज्ड सर्विसेज, बैंक ऑफर करते हैं टेलर्ड फाइनेंशियल एडवाइस आपको, ठीक है, कि आपको कौन सी चीज़ को लेना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सर्विसेज भी क्या हैं, ये प्रोवाइड करते हैं। फिर आता है डिसएडवांटेजेस, तो फीस एंड चार्जेस। रिटेल बैंकिंग सर्विसेज क्या है, फीस होती है, ठीक है, फीस चार्ज करते हैं, लाइक अगर अकाउंट मेंटेनेंस हो रही है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अगर वो प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट जो सेविंग अकाउंट्स और सीडीज़ में होता है वो क्या है, रिलेटिवली लो होता है एज़ कम्पेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं जो उनके कंपैरिजन में। फिर है क्रेडिट रिस्क, कह रहे हैं यूजिंग क्रेडिट कार्ड, अगर आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर रहे हो, लोन ले रहे हो, तो उसके साथ रिस्क भी आता है कि लाइक आप मतलब उसको उस पर जो हाई इंटरेस्ट रेट होता है ना, तो फिर उसको भी क्या है, आपको पे करना होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ओपनिंग अ सेविंग अकाउंट, लाइक अगर आप ओपनिंग अ सेविंग अकाउंट मतलब आपने क्या है, सेविंग अकाउंट को ओपन करना है, तो यहाँ पे कैसे होगा। तो कह रहे हैं यू विजिट अ लोकल बैंक, आप क्या है कि लोकल बैंक में गए, ठीक है, बैंक ब्रांच में गए और उनकी वेबसाइट में जा सकते हो सेविंग अकाउंट को खोलने के लिए। यू प्रोवाइड नेसेसरी डॉक्यूमेंट, आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट जो नेसेसरी होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं, वो दिए, लाइक अपना आईडी कार्ड, प्रूफ, एड्रेस, ये सब। वंस द अकाउंट इज़ ओपन, एक बार अगर आपका अकाउंट है जो ओपन हो गया, यू कैन डिपॉजिट मनी, तो आप क्या यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हो अपनी मनी को, जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा ओवर द टाइम। यू कैन ऑल्सो एक्सेस योर अकाउंट थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग, आप उस बैंक की जो सर्विसेज हैं या उस बैंक में जो आपका पैसा है उसको ऑनलाइन भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, अपना जो बैंक बैलेंस है वो चेक कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो अपनी मनी को और सेटअप कर सकते हो ऑटोमेटेड सेविंग प्लान को, ठीक है। अब हाउ रिटेल बैंकिंग वर्क, कैसे ये वर्क करती है, तो ब्रांच नेटवर्क, कह रहे बैंक है फिजिकल ब्रांचेस, बैंक की क्या होती हैं, हर जगह फिजिकल ब्रांचेस होती हैं जहाँ पे कस्टमर जाते हैं, एक्सेस करते हैं सर्विसेज को, ओपन करते हैं अकाउंट एंड सीक एडवाइसेस फ्रॉम द बैंक स्टाफ, और वो एडवाइस भी ले सकते हैं बैंक स्टाफ से। नेक्स्ट है डिजिटल बैंकिंग, मैनी बैंक्स ऑफर ऑनलाइन एंड मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म, बहुत से बैंक्स होते हैं जो ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म क्या है आपको ऑफर करते हैं, जिससे अलो होता है कस्टमर को कि वो मैनेज कर सकते हैं अपने फाइनेंस को कहीं भी कभी भी। फिर है कस्टमर सर्विसेज, बैंक प्रोवाइड करते हैं कस्टमर सपोर्ट, ठीक है, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप क्या है पूछ सकते हो। नेक्स्ट है प्रोडक्ट बंडलिंग, बैंक ऑफर बंडल प्रोडक्ट टुगेदर, वो क्या है आपको मतलब बंडल प्रोडक्ट टुगेदर क्या करते हैं, ऑफर करते हैं, ठीक है, पैकेजेस होते हैं, ठीक है। फिर है हमारा कंक्लूजन, तो अब हम कंक्लूजन देख लें, तो कह रहे रिटेल बैंकिंग ना प्ले करती है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, ये हेल्प करती है इंडिविजुअल्स की कि वो मैनेज कर सके अपना पर्सनल फाइनेंस। इसमें ऑफर की जाती है वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज जो डिज़ाइन की गई है स्पेशली कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग, वो मतलब इस तरीके से सर्विसेज को डिज़ाइन किया गया कि वो मीट कर सके एवरीडे फाइनेंशियल नीड, जैसे कि सेविंग हो गया, बोरिंग हो गया, इन्वेस्टिंग हो गया, ठीक है, इंश्योरिंग हो गया। बाय प्रोवाइडिंग कन्वीनियंट, इसमें क्या है, कन्वीनियंट एक्सेस होता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज में एंड पर्सनलाइज सर्विसेज आपको दी जाती है। रिटेल बैंक हेल्प करता है इंडिविजुअल की कि वो अचीव करे फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड मीट कर सके अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल को। तो ये था हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन, जिसमें हमने रिटेल बैंकिंग के बारे में पढ़ा, एडवांटेजेस पढ़ी, डिसएडवांटेजेस पढ़ी, मीनिंग पढ़ा, एक एग्जाम्पल पढ़ा एंड उसके बाद हमने इसको कंक्लूजन के साथ खत्म किया। तो अगर आपको क्वेश्चन का आंसर समझ आया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।